नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें सबसे पहले टॉपिक अपन ने पढ़ा था, रिवाइज करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। उसके बाद में हमने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। उसके बाद में हमने 1784 का एक्ट पढ़ा। उसके बाद में हमने 1786 का एक्ट पढ़ा। उसके बाद हमने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा 20 साल के लिए। फिर 20 साल और बढ़ाकर हमने इसमें 1833 का एक्ट पढ़ा। फिर इसके बाद में 20 साल और 1853 का एक्ट पढ़ा। तो ये एक्ट अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो हमारा नया एक्ट आया, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 1853 में कंपनी को टाइम नहीं दिया गया कि आप इतने टाइम के लिए काम करोगे। तो इसका मतलब था कि सीधे सीधे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब शासन करना चाह रही है। तो उन्होंने जल्दी ही 1858 में 5 साल बाद ही एक नया एक्ट लाया और उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1818। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1858 और बाकी खत्म कर दिया। तो इसमें क्या किया गया, क्यों लाए गए? तो इसे भारत के शासन में सुधार करने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है। किसको? 1858 एक्ट। यह अधिनियम सरकार, प्रशासन, राजस्व और क्षेत्रों की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया। मतलब डायरेक्ट महारानी शासन करेगी अब। और ईस्ट इंडिया कंपनी भंग, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई काम नहीं। अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करना था, जिसकी नीतियों को 1857 के भारतीय विद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया था। क्योंकि जो कंपनी की नीतियां थी उन्हीं के कारण ऐसा कहा कि 1857 में जो क्रांति हुई वो कंपनी की नीतियों के कारण हुई, इसलिए कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और डायरेक्ट किसको सौंप दिया गया? महारानी ब्रिटेन को। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 इसलिए लाया गया। तो इस अधिनियम में प्रावधान क्या किए गए? तो सबसे पहला जो प्रावधान किया गया वो था कि भारतीय जो क्षेत्र थे उनका शासन कैसे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया, प्रशासन को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया, डायरेक्ट महारानी। भारतीय क्षेत्रों की ब्रिटिश महारानी साम्राज्य के नाम से शासित किया जाने लगा, डायरेक्ट। अधिनियम ने निदेशक मंडल, संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया। इन दोनों को भी समाप्त कर दिया 1858 के अधिनियम में। अधिनियम ने पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इसमें द्वैध शासन भी समाप्त कर दिया, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में शुरू की गई। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों को समाप्त कर दिया गया। भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों के पास एक स्वतंत्र स्थिति होगी बशर्ते वे ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करें। ये कह दिया गया कि भारतीय राजकुमारों के पास में आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा कि आप आपके साम्राज्य में कुछ भी करो, लेकिन अधीनता आपको ब्रिटिश महारानी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, उसके अधीन होकर ये काम करना पड़ेगा। इस अधिनियम में भारत का एक राज सचिव बना दिया गया, नया पद सृजन कर निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और भारत के राज सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एसओएस नामक एक नया पद बना दिया गया। एक सलाहकारी परिषद बना दी, एडवाइजरी काउंसिल। राज्य के सचिवों का सहयोग करने के लिए अधिनियम द्वारा 15 सदस्य परिषद भारत परिषद की स्थापना की गई, लेकिन यह परिषद एक सलाहकारी निकाय थी। केवल सलाह देती थी, काम तो वही करता था। काम कौन करता था? काम तो सचिव करता था, लेकिन इसमें सलाह के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद दे दिया गया और पदनाम बदल दिया गया। किसका पदनाम बदल दिया गया? अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। 1858 में जो गवर्नर जनरल था उसको बदलकर क्या कर दिया? भारत का वायसराय कर दिया गया। उन्हें एक कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सहायता प्रदान की जानी थी। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग प्रथम भारत के
वायसराय बनाए। सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के बाद में एक पद नाम बदला, उसके बाद में वारेन हेस्टिंग के बाद में माउंट बेटन, वो बेंटिक था, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था एक। अब जो वायसराय है उसका नाम बदल कर दिया गया वायस नहीं, वो गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय। इसका नाम क्या है, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है इसका, लॉर्ड कैनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड कैनिंग। और क्या प्रावधान किया गया, भारत सचिव, भारत के सचिव की शक्तियां, इसका भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार था। अब ये जो सचिव था इसको भारत के प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण और अधिकार था। यह राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश कैबिनेट थी उसका सदस्य होता था, जो अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यह ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच का संचार का माध्यम था। जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये जाकर रिपोर्ट करता था, और भारत में जो प्रशासन था उसके बीच में जो माध्यम का काम करता था वो कौन था, ब्रिटिश का जो भारतीय सचिव वो था। इस अधिनियम के क्या महत्व थे, तो प्रत्यक्ष शासन था इसमें। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष शासन। इस अधिनियम ने भारत में एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश को बना दिया, डायरेक्ट ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया, ब्रिटिश कॉलोनी बना दी। प्रशासनिक जो मशीनरी थी उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत प्रशासन अधिनियम 1858 द्वारा किए गए अधिकांश कार्य इंग्लैंड में प्रशासनिक तंत्र में सुधार के लिए किए गए थे। भाई जो 1858 के जो अधिनियम था उसमें जो कार्य अधिकांश किए गए इंग्लैंड में प्रशासनिक जो तंत्र था उसमें सुधार के लिए किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो हमारा भारत है, भारत सरकार है, भारत सरकार है उसको नियंत्रण में रखना था। हालांकि जो भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया गया था, लेकिन इसको नियंत्रण में करना था। किसको, भारत सरकार को। तो भारत सरकार को नियंत्रण करने के लिए इसको लाया गया। भारत सरकार को नियंत्रण करने के लिए एक नया युग की शुरुआत हो गई, यहाँ से न्यू इरा। इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास के नए दौर की शुरुआत की, जिससे भारत में कंपनी के शासन का अंत हुआ और नए ब्रिटिश राज का युग अगस्त 1947 में भारत के विभाजन तक चला। 1858 से लेकर 1947 तक चला। अब यहां पर आता है भारत शासन अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारतीय केंद्रीय विधान परिषद नामक एक नई विधान परिषद की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि प्रशासन चलाने में भारतीयों से सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। 1861 और 1892 और 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा इसे सहयोग की नीति का पालन करने के लिए 3 अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों को भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1858 के बाद में 1861, 1892, 1909 और एक 1919। लेकिन 1919 अलग है, इसके बाद में 1861, 92 और 1909 इस ब्रिटिश द्वारा ये जो अधिनियम पारित किए गए इनमें सहयोग की नीति थी। कौन सी, सहयोग की नीति के पालन के लिए 3 अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों को भारतीय परिषद में भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा। तो ये हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम था। अब इसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। तो भारत 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों लाया गया, इसको इसलिए लाया गया क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट था, सत्ता का केंद्रीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। 1833 के जो चार्टर एक्ट में था, सत्ता का केंद्रीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित कर दिया। सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। ताज शासन जो महारानी के अधीन चल रहा था, भारतीय भागीदारी के प्रति भारत सरकार स्थापित करना असंभव था। भाई जो भारतीय इसमें शामिल नहीं होंगे तो भारत में सरकार चलाना संभव था। इस हेतु अंग्रेजों को प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत परिषद अधिनियम 1861 को प्रस्तुत किया गया। तो इसका मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को शासन में शामिल करना, इसलिए 1861 का अधिनियम प्रस्तुत किया गया। तो प्रावधान इसमें क्या क्या किए गए, एक तो विकेंद्रीकरण,
को इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से विधायी अधिकार दिए गए। बंबई और मद्रास को प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई। गैर सरकारी सदस्य बनाए गए। इसने भारत के वायसराय को विस्तारित विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों को नामित करने में सक्षम बनाया। 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में रखा। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को भारतीय विधानसभा की जो परिषद थी उनमें रखा। किसको? बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को और सर दिनकर राव को, इनको रखा क्योंकि गैर सदस्य थे। नए विधायी कार्य लाए गए। नए विधायी कार्य कौन से? किसने बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत NWFP और पंजाब के लिए नए विधायी निकायों का निर्माण का प्रावधान किया। अध्यादेश शक्ति लाई गई। यहाँ पर वायसराय को आपात स्थिति के दौरान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ऐसा अध्यादेश 6 महीनों के बाद प्रभावी हो जाता था। यही हमें भारतीय संविधान में आजकल देखने को मिलता है। और क्या प्रावधान किया गया? पोर्टफोलियो प्रणाली अपनाई गई। जो विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई उसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी गई। यह प्रणाली कुछ हद तक भारतीय जो आधुनिक समय की कैबिनेट प्रणाली के समान थी। कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों ने कार्य संचालन के विभिन्न भागों का प्रभार संभाला। कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य थे, उन्हें कार्य संचालन के विभिन्न भागों का प्रभार संभाला। तो ये इसमें प्रावधान किए गए। अच्छा, इस अधिनियम के महत्व के रूप में देखें तो महत्व क्या था कि प्रतिनिधि जो मूलक संस्थान थी वो स्थापित किए गए। इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि मूलक संस्थानों की शुरुआत कर दी। केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। इसने कंपनी के शासन के तहत केंद्रीकरण की नीति को उलट दिया। कंपनी केंद्रीकृत शासन चलाती थी, लेकिन अब इसने विकेंद्रीकरण कर दिया। 1773 में विलियम जो नियमन अधिनियम शुरू किया गया था वो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हमने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अब उसको समाप्त कर विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, लेकिन फिर भी इस अधिनियम की कुछ आलोचना होती है। तो आलोचना क्या है उनको हम देखते हैं। अधिनियम की आलोचना को हम देखें तो इसे कुछ कारणों के अनुसार, कुछ कारणों के कारण इसे टूथलेस टाइगर कहा जाता है, दंतविहीन बाघ। कौन से अधिनियम को? 1861 वाले अधिनियम को। क्यों? क्योंकि इसमें सीमित चर्चा का प्रावधान था। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विधान परिषद में किसी भी वित्तीय मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। सीमित दायरा, बजट जैसे महत्वपूर्ण मामले परिषद के नियंत्रण से बाहर थे। साथ ही वे कार्यपालिका के कार्यों पर चर्चा करने में भी असमर्थ थे। सीमित प्रतिनिधित्व था। गैर अधिकारी या गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त भारतीय केवल अभिजात या कुलीन वर्ग के होते थे। वे गैर अधिकारी या गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त भारतीय केवल उच्च वर्ग के ही थे। आम आदमी तो था, हो ही नहीं सकता। सीमित शक्तियां थी। विधेयक को अंतिम रूप से पारित करने के लिए वायसराय की स्वीकृति आवश्यक थी। जब कोई विधेयक यदि अंतिम रूप से आपको पारित करना है तो उसमें स्वीकृति वायसराय के लेना आवश्यक है। कानून को भारत के राज्य सचिव द्वारा वीटो किया जा सकता था। वीटो की, भले ही इसे वायसराय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, राज्य सचिव को वीटो की शक्ति थी। इसको वीटो की शक्ति थी, चाहे उसे वायसराय ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वीटो यदि था राज्य सचिव को तो उसको समाप्त किया जा सकता था। तो इसकी आलोचना ये भी थी। सीमित चर्चा थी इसमें, सीमित दायरा था, सीमित प्रतिनिधित्व था, सीमित इसमें शक्तियां थी। तो ये 1861 के जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसमें ये प्रावधान किए गए। इसके बाद में जो हमारा अधिनियम आया वो आया 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम में जो प्रावधान किया गया और इसको क्यों लाया गया, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर
शुरू से लेकर पूरी पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, ऑल एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। हम इसमें शुरू से लेकर विस्तार तक सारे पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।